हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर अभी जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो फ्लूइड मशीनरी एक सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो पूरा जो कंप्लीट फ्लूइड मशीनरी का जो टॉपिक्स है वो कहीं ना कहीं आपका बेस्ड है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन पे ही। बात समझ में आ रही है? तो ये इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है ना, इसको हम देखते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू। ठीक है कि इसमें हम लोग एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट भी किए थे और उनको ये कन्फ्यूजन होता है ना, कि जब हम आगे जा करके फ्लूइड मशीनरी में इम्पैक्ट ऑफ जेट जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट में जब हम स्टेशनरी फ्लैट प्लेट की बात करते हैं, फिर मूविंग फ्लैट प्लेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जब हम स्टेशनरी फ्लैट प्लेट की बात करते हैं तो V2 का वैल्यू 0 होता है ना। जब हम आपको मूविंग फ्लैट प्लेट की बात करते हैं तो वहाँ भी V2 0 हो जाता है, ठीक है। तो जो है वहाँ एक कन्फ्यूजन डेवलप होता है कि वो आखिर वहाँ पे वेलोसिटी आपका प्लेट का मूव कर रहा है तो फिर V2 वेलोसिटी क्यों नहीं डिफाइंड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे आज क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। और पूरा खासकर जो पहला टॉपिक है फ्लूइड मशीनरी का, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ जेट, वो तो आपका कंप्लीट आपका इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस को ही यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं। चाहे वो कोई भी केस हो, आपका फ्लैट प्लेट का स्टेशनरी केस हो या फिर कर्व प्लेट का मूविंग केस हो, कोई भी केस हो आपका, आप किसको यूज करते हैं, मोमेंटम इक्वेशंस को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस है वो कहाँ से डिफाइंड होता है और कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल है। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ जानते होंगे कि वो दो तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ को। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो नेट फोर्स डिफाइंड होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी बोलते हैं, वहीं से डिफाइंड होता है, आगे हम आपको बताएंगे, दोनों को हम रिलेट करके आपको डिफाइन करेंगे कि जो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिफाइन होता है, उसी को हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइंड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिफाइंड होता है, दैट विल आल्सो गिव द नेट फोर्स, ठीक है ना। वो भी हम लोग को क्या देता है, नेट फोर्स का वैल्यू देता है, क्लियर है। और वहीं से हम डिफाइन करते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना, कैसे ये डिफाइंड होता है, और फिर हम आपको ये भी बात करेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आगे वाले केस में, है ना। जनरली हम दोनों केस को आपको यहाँ पे रिलेट कर देंगे एक साथ। जब एक पहला केस जब आपका जो प्लेट है वो स्टेशनरी है और दूसरा केस जब आपका प्लेट क्या है, मूव कर रहा है, ये दोनों केस में हम आपको कंपेयर करके डिस्कस कर देंगे, तो आपको चीजें क्या है, क्लियर हो जाएगी। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें न्यूटन्स सेकेंड लॉ का, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, है ना, तो ये क्या बोलता है बताइए जल्दी से, है ना। बस सिंपल है ना कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये तो हर कोई जानते हैं, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते हैं। अब यहीं से मेरा डिफाइंड होता है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशंस। कैसे? तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो नेट फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, मास तो मेरा रहेगा ही, दिस इज आवर एक्सेलरेशन, और इसको हम लिख सकते हैं कि dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग dv अपॉन dt लिख सकते हैं। अब एक dt तो मेरा टाइम डिफाइन हो रहा है, कुछ भी dt मान लिया कि 2 - 1 सेकेंड, 1 सेकेंड आएगा तो टाइम के फॉर्म में ही आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि मास पर यूनिट टाइम। कुछ भी डिफाइन होगा, बोले तो मान लिया 4 सेकेंड - 2 सेकेंड, 2 सेकेंड डिफाइन होगा, तो 2 सेकेंड क्या है, टाइम ही है ना। तो इसको हम लोग मास पर यूनिट टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इधर हमको क्या बच गया, दैट इज dv। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है ना, कि dv को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, v1 - v2 या फिर v2 - v1। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है ना, dv को हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे, क्योंकि ये चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो जनरली dv इज इक्वल टू v2 - v1 हम बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? और हम इसको v1 - v2 भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर v1 बड़ा हो गया v2 से तो हम लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यू के लिए v1 - v2, तो यहाँ से हमको dv क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्लियर है।
बस दोनों में चेंजेस क्या है वो समझिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे समझिए। हम आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं कि सपोज दैट ए आपका प्लेट है, ए आपका क्या है, प्लेट है, और यहाँ से जो है आपका किसी पाइप के थ्रू एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है ना, और इस नोजल से आपका जेट क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। इस नोजल से आपका जेट क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। अब जो जेट का वेलोसिटी है सपोज दैट वो आपका v है, ठीक है ना, जो आपका जेट का वेलोसिटी वो कितना है, v है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे v1 और v2 दो वेलोसिटी डिफाइंड होगा, तो पहला कंफ्यूजन तो लोगों के ये भी होता है कि v1 क्या है और v2 क्या है। तो जनरली लोग समझ जाते हैं कि इनलेट वेलोसिटी को हम लोग v1 बोलते हैं और आउटलेट वेलोसिटी को हम लोग v2 बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आउटलेट वेलोसिटी क्या होगा, तो स्ट्राइक करने के बाद जो उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो वेलोसिटी डिफाइंड होता है दैट इज आवर आउटलेट वेलोसिटी। जैसे समझो यहाँ पे कि आपका जो जेट है वो v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, तो नो डाउट कि मेरा v1 किसके बराबर हो गया, v के बराबर हो गया। स्ट्राइक करने के बाद अगर प्लेट आपका फिक्स्ड है तो हम लोग ये बात करते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद आपका जो जेट है वो प्लेट के टेंजेंशियली जो है सेम वेलोसिटी से डिस्चार्ज हो जाता है ना, सेम वेलोसिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। इसमें बहुत सारा एजम्पशंस भी होता है कि आप सर सेम वेलोसिटी से कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, कुछ तो वेलोसिटी चेंज होगा ना, जब स्ट्राइक करेगा तो कुछ फ्रिक्शन प्लेट का होगा, बहुत सारा। तो आप ये एज्यूम करके चलते हैं कि मेरा जो प्लेट है वो स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि सेम वेलोसिटी से दोनों डायरेक्शन में क्या करता है कि मेरा जेट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है स्ट्राइक करने के बाद, है ना। तो स्ट्राइक करने के बाद जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो टेंजेंशियल टू द प्लेट। अगर आपका प्लेट वर्टिकल है मतलब बाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो स्ट्राइक करने के बाद एक्स डायरेक्शन में आपसे पूछें कि वेलोसिटी कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि सर स्ट्राइक करने के बाद एक्स में तो जा ही नहीं रहा डायरेक्शन, ये तो बाई में आ जा रहा है, इसलिए स्ट्राइक करने के बाद एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। और स्ट्राइक जिस वेलोसिटी से किया एक्स डायरेक्शन में, जेट किस डायरेक्शन में आ रहा था, एक्स में आ रहा था ना हॉरिजॉन्टली, तो जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया वो मेरा v1 हो गया, और v से स्ट्राइक कर रहा था तो v1 v के बराबर हो गया। स्ट्राइक करने के बाद जो वेलोसिटी डिफाइंड होगा इन सेम डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, उसको हम v2 बोलेंगे। तो स्ट्राइक करने के बाद तो टेंजेंशियली जेट निकल रहा है, एक्स में तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, इसलिए v2 का वैल्यू यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि 0 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से समझिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि अगर हम यहाँ पे dv को v1 माइनस v2 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमको देगा जेट का फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट हमको देगा। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम F इज इक्वल टू लिखें, दिस इज m डॉट मास पर यूनिट टाइम, m डॉट लिख सकते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे v1 माइनस v2, तो ये हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमको रिप्रेजेंट करेगा कि जेट का फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट। बात समझ में आ रही है ना, फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट, ठीक है ना, क्योंकि v1 का वैल्यू ज्यादा है, v2 का वैल्यू 0 है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे v2 माइनस v1 डिफाइन करेंगे तो ये क्या हमको देगा, ये हमको देगा कि प्लेट कितना फोर्स लगा रहा है जेट पे, क्योंकि अब जेट प्लेट पे फोर्स लगाया तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट भी तो इस पे फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कंक्लूजन इज दैट कि आपको सिंपल समझना है कि अगर हम v1 माइनस v2 करते हैं तो हमको जेट का वेलोसिटी मिलेगा, और अगर v2 माइनस v1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो है ना, तो वो जो हमको फोर्स मिलेगा वो आपका प्लेट के द्वारा जेट पे लगाया हुआ फोर्स मिलेगा। दैट्स ऑल। क्लियर है। फिर से हम बात कर रहे हैं कि v1 माइनस v2 करेंगे तो हमको जेट के द्वारा प्लेट पे कितना फोर्स लगाया गया ये हम बात करेंगे, और अगर हम v2 माइनस v1 करेंगे तो प्लेट के द्वारा जेट पे कितना फोर्स लगाया गया हम उसकी बात करेंगे। ठीक है ना। तो चूंकि हमको जनरली यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ जेट जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसमें जनरली हम लोग जेट का फोर्स निकालते हैं, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं कि इसको v1 माइनस v2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स ऑल, है ना। चलिए आइए, तो अब इस वैल्यू को अगर हम बात करें कि एफ जेट है ना, एफ जेट और किस डायरेक्शन में, तो जेट अभी मेरा एक्स में मूव कर रहा है, इसीलिए एफ जेट एक किस डायरेक्शन में देगा, एक्स डायरेक्शन में देगा।
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे अगर तो m डॉट v1 माइनस कितना m डॉट v2, ठीक है ना। और m इंटू v हमको क्या देता है, मोमेंटम देता है ना, m इंटू v मेरा मोमेंटम मिलता है और पर यूनिट टाइम है तो दिस इज रेट ऑफ मोमेंटम और माइनस है यहाँ पे, तो ये मेरा पूरा क्या डिफाइन होगा, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना। तो ये मेरा डिफाइन होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। क्लियर है। तो हम क्या रिलेट कर रहे थे कि देखिए यहाँ पे हम लोग जो न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, यहीं से मेरा डिफाइन हो जाता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट विल आल्सो गिव द नेट फोर्स। क्लियर है ना। तो और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, मोमेंटम इक्वेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम इक्वेशन। सिंपल, ठीक है ना। तो आपको इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन कैसे डिफाइन होता है, वेरी सिंपल है, ये हम आपको डिफाइन कर दिए। अब जो कंफ्यूजन होता है समझिए यहाँ पे, जब हम लोग क्या करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ जेट को पढ़ने जाते हैं तो पहला तो एक हम लोग स्टेशनरी फ्लैट प्लेट के लिए पढ़ते हैं, वो कर्व प्लेट भी हो सकता है, वो इंक्लाइन प्लेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हम वर्टिकल फ्लैट प्लेट की बात कर रहे हैं अभी, ये वर्टिकल फ्लैट प्लेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको इंप्लीमेंट हम कैसे करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंप्लीमेंट इसको हम इस इक्वेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे समझिए यहाँ पे। तो अगर आपका वर्टिकल फ्लैट प्लेट स्टेशनरी है, ये आपका सिंबल क्या शो कर रहा है कि फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, ठीक है ना। तो उस केस में है ना हमेशा जो कंफ्यूजन आएगा वो कहाँ आएगा, एम डॉट में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशंस को डिफरेंट फॉर्म में भी लोग यूज करते हैं। कभी कहीं क्या लिखेगा, कुछ इस तरह से लिख देगा आपका कि f ऑफ x है ना, या f इज इक्वल टू किसके लिए, जेट का फोर्स, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेगा, तो ये आपको कहीं कहीं लिख देगा कि m डॉट, पहला इक्वेशन तो ये हो गया, ये भी इक्वेशंस क्या है, सेम ही है, दोनों सेम ही, यहीं पे इसको लाए हैं है ना। तो यहाँ पे चूंकि हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिखाना था इसलिए हम इस फॉर्मेट में लाके हम आपको बात किए, बट है तो दोनों सेम, ठीक है ना। तो ये दो इक्वेशंस तो यहाँ से। तीसरा आपको जो है कुछ इस तरह से भी लिख सकता है कि m डॉट आप कॉमन ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा, v1 माइनस v2, फिर से उसी में आ गए, फिर fj इज इक्वल टू रो ए भी है ना। अगर आपका जेट जो है वो v वेलोसिटी से निकल रहा है तो m डॉट को हम रो ए भी लिख सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको डिफाइन करेंगे रो ए भी को तो ये मास पर यूनिट टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग m डॉट को रो ए भी लिख सकते हैं। अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत इजी है, ये सब बेसिक पॉइंट्स है, ये सब चीज पता होना चाहिए है ना। ये डेंसिटी क्या होता है मेरा, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, दिस इज मास बाई वॉल्यूम। ये मेरा क्या है, एरिया है, तो एरिया का मतलब हम बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हमको क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, और वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमको, तो मास पर सेकेंड मतलब मास पर यूनिट टाइम, और इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एम डॉट बोलते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हम लोग एम डॉट को जो है, हम लोग एम डॉट को रो ए भी से डिनोट कर सकते हैं एंड हेयर v1 माइनस v1। तो ये आपका कुछ इस तरह से भी इक्वेशंस को लिखा जा सकता है, वो सेम ही है, आइदर इस फॉर्म में आप लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए या फिर आप इस फॉर्म में लिखिए, ये सारा इक्वेशंस क्या है, सेम है, मोमेंटम इक्वेशंस नहीं है। क्लियर। अब आइए, अब हम बात कर रहे थे कि एक तो हम लोग स्टेशनरी फ्लैट प्लेट की बात करते हैं, तो उस केस में मेरा v1 का वैल्यू जो है वो जेट के वेलोसिटी के बराबर डिफाइन होता है और v2 का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि मेरा प्लेट पे स्ट्राइक करने के बाद, पहले ये समझिए कि v1 क्या है। जनरली लोग क्या करते हैं कि v1 इनलेट वेलोसिटी, v2 आउटलेट वेलोसिटी, तो इनलेट और आउटलेट सिर्फ बोल देने से आपको जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको किस तरह से याद रखना है, हाँ वो गलत नहीं है, इनलेट वेलोसिटी ही उसको बोलते हैं, लेकिन इसको अगर डिटेल्स में समझे थोड़ा सा तो ऐसे समझेंगे हम कि जिस वेलोसिटी से जेट मेरा प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, जिस वेलोसिटी से जेट मेरा प्लेट पे स्ट्राइक करेगा वो मेरा कौन सा वेलोसिटी डिफाइन होगा, वो मेरा इनलेट वेलोसिटी डिफाइन होगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, v1 बोलेंगे। क्लियर है ना। दूसरा कि स्ट्राइक करने के बाद है ना, एक चीज और समझना, एक कंफ्यूजन ना रहे
कि जेट जिस वेलोसिटी से निकलेगा नोजल से वो मेरा इनलेट वेलोसिटी होगा। नो, दैट इज रॉन्ग। जेट जिस वेलोसिटी से निकल रहा है वो मेरा V1 नहीं होगा। जेट निकलने के बाद जिस वेलोसिटी से मेरा प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है दैट इज आवर V1। क्लियर है ना? नहीं तो अभी हम आपको मूविंग वाले केस में जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि मूविंग वाले केस में आपका जेट निकलेगा v वेलोसिटी से और स्ट्राइक करेगा v माइनस u वेलोसिटी से। तो अगर आपके माइंड में है कि जिस वेलोसिटी से जेट निकला वो मेरा इनलेट वेलोसिटी है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो v1 क्या होगा? तो जिस जेट को निकलने के बाद जिस वेलोसिटी से जेट मेरा प्लेट पे स्ट्राइक करेगा वो मेरा V1 वेलोसिटी डिफाइंड होगा और इनलेट वेलोसिटी उसको हम लोग बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पे चूंकि मेरा प्लेट क्या है, स्टेशनरी है, तो जिस वेलोसिटी से जेट निकल रहा है उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, इसीलिए V1 जो है वो V के बराबर हो गया। क्लियर है? V2 वेलोसिटी क्या होगा? तो हम फिर से बात कर रहे हैं कि V2 हम उस वेलोसिटी को बोलेंगे जो स्ट्राइक करने के बाद सेम डायरेक्शन में डिफाइंड होता हो। बात समझ में आ रही है? स्ट्राइक, मान लिया कि एक बार स्ट्राइक कर गया तो जिससे स्ट्राइक किया वो तो V1 हो गया। अब स्ट्राइक करने के बाद जिस वेलोसिटी से निकलेगा जेट और वो भी क्या, सेम डायरेक्शन में, अगर x में स्ट्राइक किया तो x में ही निकलना चाहिए, तो वो मेरा डिफाइंड होगा क्या, V2। उसको हम क्या बोलेंगे, V2 बोलेंगे। क्लियर है? अब इस पार्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि जेट मेरा स्ट्राइक करने के बाद एक्स डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है, वो क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज करके एक वर्टिकल डायरेक्शन में आ जा रहा है, दैट इज टेंजेंशियल टू द प्लेन, है ना। तो फिर एक्स डायरेक्शन में आपका डिफाइन हो रहा है क्या, वेलोसिटी नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा मतलब मेरा V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? एस या नो? एस। चलिए आइए सेकेंड केस हम बात करते हैं कि जब मेरा प्लेट मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, जब मेरा प्लेट जो है ना, ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर रहा है। सपोज दैट कि u वेलोसिटी से मेरा प्लेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर से मेरा जेट जो है यहाँ से क्या करेगा, एक नोजल के थ्रू निकलेगा, एक नोजल के थ्रू निकलेगा, ठीक है ना, एक नोजल के थ्रू निकलेगा, है ना, और ये इस पे क्या करना चाहेगा, स्ट्राइक करना चाहेगा। तो जिस वेलोसिटी से मेरा निकल रहा है फिर से वो मेरा वेलोसिटी v है। अब प्लेट मेरा स्टेशनरी नहीं है, जब स्टेशनरी था तो जिस वेलोसिटी से निकलता था उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक कर जाता था। अब मेरा स्टेशनरी ही नहीं है, अब मेरा प्लेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बाय द u वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। जेट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मेरा प्लेट पे जो जेट स्ट्राइक करेगा वो तो मेरा V1 कहलाएगा। तो अब यहाँ मेरा V1 कितना होगा, यहीं पे एक्चुअली क्या है कि जब आप इस इक्वेशंस को इंप्लीमेंट करोगे तो हमेशा V1 V2 क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन रहेगा। तो इस चीज को हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि V1 जिस वेलोसिटी से जेट मेरा प्लेट पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना, तो स्ट्राइक अब किस वेलोसिटी से करेगा, तो यहाँ प्लेट मेरा मूव कर रहा है इसलिए यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, है ना, तो उस केस में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, तो जिसका ग्रेटर वैल्यू होता है वेलोसिटी का और माइनस जिसका स्मॉलर वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे जो v है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, u से, क्योंकि अगर ग्रेटर नहीं होगा तब तो फिर जेट स्ट्राइक ही नहीं करेगा ना, तो फोर्स हम निकाल नहीं पाएंगे जेट का। जब जेट स्ट्राइक करेगा तभी तो फोर्स मिलेगा। तो जब आपको फोर्स जेट तभी स्ट्राइक करेगा जब आपका जेट का वेलोसिटी प्लेट से ज्यादा होगा। अदरवाइज क्या होगा कि प्लेट आपका आगे आगे मूव करते जाएगा, है ना। अगर उल्टा हो जाए, भी आपका लेस हो जाए u से, तो क्या होगा, स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा। प्लेट आपका आगे आगे मूव करते रहेगा और जेट पीछे से मूव करते रहेगा, जेट उस पर स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगा, तो जेट के द्वारा आप फोर्स ही नहीं निकाल पाएंगे। जबकि हमको क्या फाइंड करना होता है, फोर्स ड्यू टू जेट, जेट के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे u2 हमेशा क्या होगा, v क्या होगा, u से ग्रेटर होगा। क्लियर? तो इस केस में जो मेरा रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड होगा वो कितना होगा, तो v माइनस u डिफाइंड होगा। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और उसी वेलोसिटी से मेरा क्या करेगा, तो कुछ मान लिया डिस्टेंस आने के बाद, सपोज दैट कि आप जब इस डिस्टेंस पे आ जाएंगे, है ना, एक इमेजिनरी हम लोग दिखाते हैं कि अब अगर आप यहाँ पे आपका प्लेट आएगा तो अब यहाँ पे आकर जो है अब आपका जेट स्ट्राइक करेगा और वो भी किस वेलोसिटी से, तो v माइनस u से, रिलेटिव वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो मेरा जेट किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया, v माइनस u से, तो मेरा v1 क्या डिफाइन होगा, v माइनस u।
क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेरा V1 जो है वो इनलेट वेलोसिटी है, दैट इज ओके, लेकिन सिर्फ इनलेट वेलोसिटी से मेरा काम नहीं चलेगा, है ना, हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर कब होगा, जब हम ये समझे कि वो इनलेट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी से मेरा जेट प्लेट पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। क्लियर है, तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, v माइनस यू से, तो मेरा v1 का वैल्यू कितना हो गया, v माइनस यू हो गया। अगर हम पूछे v2 का वैल्यू कितना होगा, v2 का वैल्यू कितना होगा, तो फिर से यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके बात करते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद आपका जो जेट का वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, वो प्लेट के टेंजेंशियली जो है वो सेम वेलोसिटी से निकल जाता है। ठीक है ना। अब प्रैक्टिकल कुछ अलग हो सकता है कि थोड़ा बहुत मूव कर जाए, लेकिन जब हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट में, तो हम यही कंसीडर करके स्टडी करते हैं कि स्ट्राइक करने के बाद x डायरेक्शन में मेरा जेट का वेलोसिटी डिफाइन नहीं हो रहा है, x डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, वो प्लेट के टेंजेंशियली, मतलब क्या कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जेट क्या हो जा रहा है, डिस्चार्ज हो जा रहा है। तो फिर से हम अगर v2 की बात करेंगे तो स्ट्राइक करने के बाद x में तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है वेलोसिटी, तो फिर से मेरा वेलोसिटी v2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है और तभी जाकर के आप इसको क्या कर पाएंगे, सही से आप डिफाइन कर पाएंगे, है ना, फार्मूला को आप निकाल पाएंगे। ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब हम मूविंग वाला केस में फार्मूला यूज करते हैं, है ना, कि जेट का फोर्स कितना होगा, तो हम फार्मूला तो जानते हैं m डॉट v1 माइनस v2। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि m डॉट का वैल्यू हम लोग रो ए भी से भी लिखते हैं। क्लियर है, v1 कितना होगा, अब देखो यहाँ पे m डॉट रो ए भी, लेकिन यहाँ पे m डॉट जो है वो किससे निकलेगा, m डॉट वैल्यू अगर v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था तब हम रो ए भी लेंगे m डॉट को, लेकिन यहाँ पे किससे स्ट्राइक कर रहा है, v माइनस यू से ना, तो यहाँ पे m डॉट को हम लोग v माइनस यू लिखेंगे। फिर से समझो हम क्या बोल रहे हैं कि जब जेट मेरा v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा था तो m डॉट को रो ए भी लिखेंगे, जब v माइनस यू से स्ट्राइक करेगा तो रो ए v माइनस यू लिखेंगे। और यहाँ पे v1 का वैल्यू कितना आएगा, तो v1 का वैल्यू भी जिससे स्ट्राइक करो, देखो यहाँ पे v माइनस यू, दिस इज v माइनस यू, सॉरी दिस इज v माइनस यू। क्लियर है ना, v माइनस यू। और अगर हम बात करें u2 का, तो u2 कितना, 0, तो यहाँ पे 0। तो इसीलिए मेरा जो फोर्स का वैल्यू आता है x डायरेक्शन में, क्योंकि मूव कर रहा है कि डायरेक्शन में, x में ही मूव कर रहा है ना आपका जेट, तो इसीलिए मेरा जो फोर्स का वैल्यू आता है यहाँ पे x डायरेक्शन में जेट का, डेट इज रो ए v माइनस यू, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, cos स्क्वायर। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे v1 का वैल्यू 0 कैसे हो गया, और सॉरी v1 का वैल्यू v माइनस यू कैसे होता है, और u2 का वैल्यू v2 का वैल्यू जो है वो 0 कैसे होता है। ये दोनों पॉइंट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, फिर तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि एक आपका इक्वेशंस है उसी को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो एक्चुअली हम ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहते थे, कुछ बच्चे के साथ जो डाउट होता है ना, कि v1 कैसे डिफाइंड होता है और v2 कैसे डिफाइंड होता है। स्टेशनरी में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि स्टेशनरी में जो जेट का वेलोसिटी होता है वही वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता है ना। मूविंग वाले केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मेरा प्लेट भी मूव कर रहा है, तो अब जो v1 डिफाइन होगा वो v माइनस यू डिफाइन होगा, क्योंकि v माइनस यू से ही जेट मेरा स्ट्राइक करेगा, और फिर से v2 का वैल्यू मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो ये आपका कुछ सिंपल पॉइंट्स था जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट सीरीज के द्वारा। इसके बाद भी अगर कुछ आपको डाउट रहता है, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, है ना, हम आप उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।